हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो होते हैं किस प्रकार बनते हैं और कहाँ कहाँ पर बनते हैं, वो पॉसिबिलिटी हम आपको बताने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी होती हैं कि उत्तल दर्पण के से प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं और वस्तु कहाँ पर रखी होती है। उससे पहले हम ये चीज़ बताने से पहले हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि उत्तल दर्पण किस प्रकृति का होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है वो आपका होता है अपसारी प्रकृति का। उत्तल दर्पण जो होता है वो होता है अपसारी प्रकृति। अपसारी प्रकृति का उत्तल दर्पण होता है। इसका मतलब ये होता है कि अपसारी मीन्स होता है, अप मीन्स ऊपर, यानी और दूसरे शब्दों में से देखेंगे तो अपसारी मीन्स होता है फैलना। तो ये मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण मैंने आपको बता दिया था वो मतलब किरणों को सिकोड़ता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, किरणों को फैलाता है। तो अपसारी मीन्स होता है फैलना। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है। तो उत्तल दर्पण आपका अपसारी प्रकृति का होता है। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि इसके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है, जिसकी दबी सतह पर कलई होती है। तो इस प्रकार से जो दर्पण बनता है, इस प्रकार से जो दर्पण बनेगा, इसकी जो दबी सतह पे कलई कर दी जाती है और वो कलई होती है चांदी और लेड ऑक्साइड की कलई होती है। जिससे मतलब ये कलई ये वाला तरह जो आपका हो जाता है, ये कलई हो जाती है, ये वाला तरह आपका परावर्तक तल बन जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, ये क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। ये होती है आपकी मुख्य अक्ष। और यहाँ पर ये आपका होता है पी, ये ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, और यहाँ पर एक ये फोकस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब अब उत्तल दर्पण में कहाँ कहाँ पर बनते हैं। देखिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो दो ही होती है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दो ही जगह पे बनते हैं। ठीक है, और उत्तल दर्पण में जो स्थितियाँ बनती हैं वो दो स्थितियाँ होती हैं। इसमें मुख्यतः दो स्थितियाँ होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे मुख्यतः दो स्थितियाँ होती हैं। इसमें कौन कौन सी होती हैं वो भी देखते हैं। यहाँ पर फोकस उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब, ये भी समझ में आएगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के पीछे बनते हैं। तो फोकस यहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा। तो यहाँ से हटा देते हैं इन सभी को। तो फोकस और वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा, वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहला फर्स्ट तो आपका पॉइंट है कि जब वस्तु, सभी लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा किस तरीके से बनेगा। वस्तु यहाँ पे रखी हुई है अनंत पे। ठीक है, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन में यहाँ पे ये वस्तु अनंत पे रखी हुई है। इसका नाम डाल दिया मैंने AB, और मिरर का जो नाम है वो M1 और M2 ले लिया मैंने। वस्तु से चलने वाली समांतर किरणें, वस्तु से चलने वाली समांतर किरणें चल रही है यहाँ पे समांतर किरणें, और इधर से भी चल रही समांतर किरण। परावर्तन के पश्चात पीछे लौट जाती है, पीछे लौट जाती है, यहाँ से भी पीछे लौट जाती है। परावर्तन यहाँ पे हो रहा है, परावर्तन के पश्चात पीछे लौट जाती है। और इसी किरण को जब हम डॉटेड लाइन में पीछे पढ़ाएंगे तो ये फोकस से होकर निकल जाती है, फोकस से होकर निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फोकस से की ओर निकलती हुई प्रतीत होती है। तो अनंत पर जो वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा आके, उसका प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा आके। ठीक है, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा आपको मालूम होना चाहिए। प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका बनता है सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा।
सीधा, आभासी और बस से छोटा बनता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अवतल जो उत्तल दर्पण होता है उससे जो किरणें परावर्तित होकर देखो फैल रही हैं, यही इसी का मतलब होता है। ये आपका जो उत्तल दर्पण होता है वो कैसा होता है, अपसारी प्रकृति का होता है। मतलब ये किरणों को कैसा करता है, फैलाता है। तो यहाँ पर क्या करता है, जो मतलब परावर्तक तल से जो किरणें टकराती हैं, टकराने के बाद में वो फैलती हैं। जैसी परावर्तित किरण देखो फैल रही है, ये कहीं पे नहीं मिलेगी जाकर, और जब इसे हम पीछे की तरफ यहाँ पे इमेज करते हैं, देखते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाकर जब देखते हैं तो ये पीछे की तरफ मिलती है, जाके कहाँ पे मिलती है, फोकस पर। तो आप लोग समझ चुके होंगे जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इसे अगर भाषा में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे कि वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात दूर फैल जाती हैं और उन्हें पीछे बढ़ा जब उन्हें पीछे बढ़ाते हैं किरणों को तो वो फोकस पर मिलती हैं जाकर। ठीक है, इस तरीके से भाषा में लिखेंगे और आप लोग समझ चुके होंगे। तो वहां पर प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, वहां पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और बस से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी कंडीशन आपकी बनती है जाकर, जब वस्तु, दो ही कंडीशन इसमें है। पहली कंडीशन आपकी जब वस्तु अनंत पर रखी हो, दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो। अनंत व ध्रुव के बीच हो। ठीक है, तो यहां से कोई निश्चित दूरी पर कोई वस्तु है जो निश्चित दूरी पर हो सकती है। तो यहां पर हमारी जो वस्तु है अनंत व ध्रुव के बीच में होगी। तो सपोज दैट यहां पर वस्तु हो गई आपकी, देखते हैं दोबारा से बना लेते हैं इसे। ठीक है, इस तरीके से दर्पण बना लेंगे। ये आपकी मुख्य अक्ष हो जाएगी, यहाँ पर फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। यहाँ पर जो वस्तु रखी हुई है और वो वस्तु अनंत और ध्रुव यहाँ पे ये होता है, ये अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी हुई है। इससे चलने वाली प्रकाश की समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर चलने के बाद में वो परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित होकर इस टाइप से निकल जाती हैं। ये किरणें चल रही हैं, परावर्तित होकर पीछे लौट जाती हैं। इसी प्रकार यहाँ से भी जो समांतर किरण चल रही है परावर्तित होकर पीछे लौट जाएगी और जब इसे हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जब इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये किरणें फोकस से होकर निकल जाती हैं। ये समांतर चलने वाली किरण हमेशा फोकस से ही होकर जाएगी। और एक जो किरण है हमारी, एक जो प्रकाश की किरण चल रही है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जब इसे हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, जब इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं, एक मिनट, यहाँ पे प्रकाश की किरण यहाँ से ना चलकर यहाँ से चलेगी, बस से चलेगी। बस से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होती है और परावर्तित होकर ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये चलती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है और जब इसे आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने पर ये आपके कहाँ से जाती है कि वक्रता केंद्र से होकर आगे निकल जाती है। वक्रता केंद्र से होकर निकल जाती है, ये वाली जो किरण है वक्रता केंद्र से होकर निकल जाती है। दोनों जब पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, यहीं पे आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ए बी है आपका ये वस्तु, तो ये प्रतिबिंब आपका ए डैश बी डैश यहाँ पे बन जाएगा। फोकस से पहले ये प्रतिबिंब आपका बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच में। कैसा बनता है, सीधा, आभासी और बस से छोटा। और कहाँ पर बनता है, फोकस व ध्रुव के बीच। फोकस व ध्रुव के बीच में ये प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, बस से बहुत छोटा बनता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, बहुत छोटे बनते हैं। लेकिन वो उत्तल दर्पण का ये कार्य क्या होता है, उत्तल दर्पण का कार्य होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना। और इसमें जो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है
अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब कुछ तो दर्पण के आगे बनते हैं। एक कंडीशन एक ऐसी होती है उत्तल दर्पण में जिससे एक प्रतिबिंब पीछे बनता है जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में रखी होती है। तो नहीं, जब प्रतिबिंब जब वस्तु आपकी फोकस व ध्रुव के बीच में होती है तो प्रतिबिंब आपका बनता है जाके वस्तु के जो मतलब दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच में। और वहाँ पर आपका अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, आवासीय और बस से छोटा। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं आपकी। उत्तल दर्पण में क्या होती है, दो कंडीशंस बनती है। कौन कौन सी, जब वस्तु अनंत पर रखी हो और जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में रखी हो। इसके बाद अगर इसकी भाषा लिखना चाहो तो भाषा कैसे लिखेंगे, वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस हो जाती है और बस से चलने वाली प्रकाश की किरण, जो दूसरी किरण है अपनी प्रकाश की किरण, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जब दोनों किरणों को हम निकालते हैं तो पहली किरण फोकस से होकर जाती है और दूसरी किरण आपकी वक्रता किरण से होकर जाती है। जहाँ पर दोनों किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर एक वस्तु का आपका प्रतिबिंब बनता है, सीधा, आवासीय और बस से छोटा, फोकस और ध्रुव के बीच में। इतनी भाषा आप लिख देंगे। अब आपको हम बताने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। वो आप लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे उसे और उसे रिवाइज भी साथ साथ कर लेंगे। तो आपका उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पे लिखेंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसका आपका पहला उपयोग ये है, पहला उपयोग आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बाजारों में जो स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं उसका प्रकाश आपने देखा होगा बहुत बड़े क्षेत्र में फैलता है। किस कारण फैलता है कि उसका जो प्रकाश जो आगे जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है और उत्तल दर्पण का आप काम जानते हो कि प्रकाश की किरणों को फैलाना। तो उत्तल दर्पण लगा होता है प्रकाश जो मतलब शहरों में स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 क्यों किया जाता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र को प्रकाशित कर दे। और आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है। समझ में आ रहा। उसके बाद आपने देखा होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग एक जगह पे और होता है, वो होता है जब आपने देखा होगा कि ट्रक है, ट्रक की जो साइड का जो शीशा लगा होता है जैसे साइड मिरर बोलते हैं, तो ट्रक के साइड मिरर और ट्रक है, बस है और जो जिससे हम पीछे के वाहनों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे ट्रकों व बसों में ड्राइवर के पास पीछे की तरफ, ड्राइवर के पास पीछे की तरफ देखने के लिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है। उत्तल दर्पण लगाया जाता है। उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है, हम आप लोगों को बताएंगे कि उत्तल दर्पण का काम होता है किरणों को फैलाना। वो एक बहुत बड़े क्षेत्र को छोटा करके वहाँ पर सुस्पष्ट वस्तुओं को देखा जा सकता है। आपने देखा होगा
कि साइड से जो शीशे से देखते हैं तो पीछे जो वाहन आ रहे होते हैं उसमें सुस्पष्ट तरीके से दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण लगा दिया गया होता तो आपके जो वाहन हैं पीछे वो बहुत कम क्षेत्र में दिखाई देंगे, कम क्षेत्र के वाहन दिखाई देंगे। और वाहन कैसे दिखाई देंगे? आपके वाहन दिखाई देंगे आपके, उसका जो प्रतिबिंब है उल्टा बनता है, वाहन उल्टे दिखाई देंगे, ठीक है। और वाहन छोटे भी दिखाई देंगे, कभी कभी भी बड़े भी दिखाई देंगे। तो इस ऐसी कंडीशंस में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है कि वहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा रहता है, ठीक है। जब वाहन वहाँ पे करेक्ट तरीके से दिखाई नहीं देंगे तो आप जो ड्राइवर को चलाने में बहुत कठिनाई होती है कि साइड किसे देना है, किस तरीके से साइड दे रही है, कौन सा वाहन आ रहा है। तो उत्तल दर्पण की सहायता से हम क्या करते हैं, पीछे के वाहन बहुत बड़े क्षेत्र को बहुत क्षेत्र के वाहन दिखाई देते हैं और बहुत सारे वाहन दिखाई देते हैं पीछे से कौन सा वाहन आ रहा है। तो इससे ड्राइवर को ड्राइवर सुविधा तरीके से चला सकता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है, बस से बहुत छोटा बनता है। तो इस प्रकार सुविधा के लिए हमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कभी कभी मतलब यहाँ पे लिखा होता है पीछे, यहाँ पे देखो ड्राइवर के पास पीछे की तरफ देखने के लिए यहाँ पे मैंने बोल दिया है, कभी कभी लिखा होता है साइड मिरर। साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ पर उत्तल दर्पण से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई है। आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम उत्तल दर्पण, समतल और अवतल दर्पण के डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोगों को चिन्ह परिपाटी के बारे में बताएंगे, किस तरीके से चिन्ह का हम यूज करते हैं। और यहाँ पर